Hello, my dear students. Welcome back again. And today we are going to solve लेट एग्ज़ाम फॉर क्लास 4 जो आज हमारा एग्ज़ाम हुआ है 29 नवंबर को। इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको जो पेपर मिला है आपको उसको मैच करना है। आप अपने आंसर की मैच कर लीजिए कि कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा क्या है, पोएम के बारे में है। रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम एंड फिल द ब्लैंक्स। अब क्या करना है आपको, पोएम ये जो लाइन दी गई, स्टेंजा दिया गया है, इस स्टेंजा को रीड करना है। इस स्टेंजा को रीड करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि ब्लैंक्स की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देन द लिटिल हाइवाथा लर्नड ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज, लर्नड their names and all their secrets, how they built their nest in summer, where they hide themselves in winter। तो देखो, अगर हम बात करें कि ये क्या कह रहा है, इसके मीनिंग के बारे में, सबसे पहले तो वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें मीनिंग का पता होना चाहिए, क्योंकि हमें रोट लर्निंग नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा काम आने वाली हैं। तो आप उनके मीनिंग को समझिए, मीनिंग को समझ के आप आगे बढ़िए कि क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा जा रहा है और क्या गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते हैं देन द लिटिल हाइवाथा, ये नाम है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो लिटिल हाइवाथा है वो क्या करता है, लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज। तो वो क्या करता है, लैंग्वेज सीखता है बर्ड्स की, एंड नेम, उनके नाम सीखता है, एंड ऑल दियर सीक्रेट्स, और उनके सारे सीक्रेट्स को सीखता है। हाउ दे बिल्ड दियर नेस्ट इन समर, कि वो अपने जो नेस्ट है समर में यानी गर्मी में कैसे बनाते हैं। वेहर दे हाइड देमसेल्व्स इन विंटर, तो विंटर में वो कहाँ छिप जाते हैं। तो देखो, जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए क्या करते हैं, वो छिप जाते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्नेक का। तो स्नेक जो रहेगा, स्नेक आपको क्या होगा, आपको विंटर में नहीं मिलेगा देखने को, वो गर्मियों में मिलेगा या बारिश के मौसम में मिलेगा। क्योंकि जिस वो बिल में रहता है, होल में रहता है, जब उसमें पानी चला जाता है तब वो बाहर निकलता है, या गर्मी जब अंदर अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब वो बाहर निकलता है अपने आप को ठंडा करने के लिए। तो स्नेक इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल। ठीक है, इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो अब लेकिन हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है उसने, तो क्वेश्चन में वो बोल रहा है लर्नड दियर डैश एंड ऑल दियर। तो देखो, अब ये वाली लाइन देखो, इसमें कहाँ है स्टेंजा में, तो देखो बेटा यहाँ पे है स्टेंजा में लाइन। तो अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, नेम्स एंड सीक्रेट्स। तो पहले वाले इसमें नेम्स आएगा, दूसरे वाले में सीक्रेट्स आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा पहले बार। अब देखो, अगर उल्टा होता, अगर ऐसे होता, सीक्रेट्स पहले लिखा होता और नेम्स बाद में लिखा होता, यही इसी क्वेश्चन जैसे ये है। अब देखो, देखने में लग रहा है कि भाई सीक्रेट है, सही बात है, सही बोला उसने, नेम्स है वो भी सही बोला, लेकिन बेटा वो सीक्रेट फिर यहाँ लिखा जाता और नेम्स यहाँ लिखा जाता, तो वो रॉन्ग हो जाता। तो अगर पहली लाइन में पहले स्पेस में नेम्स लिखा जाना है तो नेम्स ही लिखा जाएगा, और सीक्रेट लिखा जाना है तो सीक्रेट्स ही लिखा जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। वही सेम बात है कि लाइनों को पढ़ो और आंसर दो। वन डे द बेबी बिकेम इल, एक दिन क्या हुआ, बच्चा जो है बीमार हो गया। आफ्टर लॉन्ग इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद। हेलन, हेलन उसका नाम हेलन है। कुड नॉट सी और हियर, तो उसको क्या दिक्कत हो गई, उसको दिखना और सुनना बंद हो गया, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ देखो, जैसे जैसे आप पैसेज को या लाइनों को पढ़ोगे ना, तो आपको अगर आप मीनिंग समझ में आ रहा है तो आपको पता चलता चलेगा कि क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। तो अब क्वेश्चन यहीं से यही बन सकता है कि उसको बीमारी के बाद क्या हो गया था, उसको क्या हो गया था, उसको दिखना और सुनना बंद हो गया था। तो ये क्वेश्चन तो यहीं से बन गया हमारा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, तो वो क्या है, वो एक अच्छी ब्राइट अच्छी लड़की है। हर पेरेंट्स फाउंड अ टीचर फॉर हेलन, उसके पेरेंट्स ने एक टीचर को ढूंढा। हर नेम वॉज मिस सुल्वियन, उनका नाम क्या था, मिस सुलिवन, सुलिवन है, सॉरी सुलिवन। सी गेव हेलन अ डॉल, उसने क्या किया, हेलन को एक डॉल दे दी। सी मेड द लेटर ऑन हेलन्स हैंड विद स्पेशल हैंड साइन, उसने स्पेशल हैंड साइंस का यूज करके, जैसे जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनके लिए स्पेशल हैंड के साइन होते हैं, वो यूज करने लग गई। तो क्वेश्चन क्या होता पूछता है, व्हाट हैपन टू हेलन आफ्टर लॉन्ग इलनेस। अब लॉन्ग इलनेस के बाद उसको क्या दिक्कत हो, देखो वही क्वेश्चन बन गया, ये तो बाई चांस हो गया हमारा।
कि उसको क्या दिक्कत हो गई थी। तो क्या दिक्कत हो गई थी उसको, वो देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी। तो हेलन बिकम अ ब्राइट चाइल्ड, नहीं, वो ब्राइट चाइल्ड नहीं बन गई थी। आगे है सी वोज, है वो कि वो ब्राइट चिल्ड्रन थी लेकिन वो बनी नहीं थी बीमारी के बाद। हेलन कुड नॉट सी और हियर, तो ऑप्शन बी ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया कि भाई वो देख और सुन नहीं सकती थी। ठीक है। सी बिकेम मोर इल, नहीं, वो और ज्यादा बीमार नहीं हुई थी। सी कुड नॉट सी, वो देख नहीं सकती थी। हाँ, ये बात सही है, लेकिन दोनों चीजें उसमें है ना, कि वो देख और सुन नहीं सकती थी। ऑप्शन हमारा जो बी रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेज, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड इन वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। डिस्क्राइबिंग वर्ड वही है, स्पेशल चीज किसी के बारे में बतानी है वो बताना, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो कहता है द गर्ल इज वियरिंग डैश फ्रॉक, जो लड़की है उसने कैसा फ्रॉक पहना हुआ है, राधा। तो राधा तो किसी का नाम है, राधा वो फ्रॉक थोड़ी पहनेगी वो। सी क्या है, सी प्रोनाउन है, वो भी नहीं हो सकता। ब्लैक, हाँ भाई ब्लैक कलर का पहना है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी में क्या है, हर, हर मतलब उसका, उसका पहना हुआ है, हर फ्रॉक। लेकिन फ्रॉक किसका है, अब देखो इस बात में यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि वो उसने फ्रॉक किसका पहना है, उसने जस्ट ये बोला है कि उसने एक फ्रॉक पहना हुआ है, उसके बारे में बताना है। तो उसका कलर जो दिख रहा है हमको, दिख रहा है ब्लैक कलर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ब्लैक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। एक पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्ह, जैसे जिनको हिंदी में कहते हैं, जैसे हमारे हो गए फुल स्टॉप हो गया, हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया, ये वाले, या कोमाज हो गए, ठीक है, इन्वर्टेड कोमाज हो गए, ऐसे ये वाले कोटेशन वाले। तो ये सारी चीजें इनमें यूज करनी है। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन क्या कहता है, इज सी कमिंग विद अस टू द स्कूल, क्या वो हमारे साथ स्कूल आ रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधी सी बात है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। अब यहाँ पे देखो शुरू में इज लिखा हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे, इज लिखा हुआ है, तो जहां पे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, ये सब आता है, तो वहां पे समझ जाओ कि क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। तो स्टार्टिंग में ही इज दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन मार्क, देखो अब इन सारे ऑप्शंस में से सिर्फ ए की बी के अंदर ही क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट है, करेक्ट हो गया। लेकिन मान लेते हैं कि अगर यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लिखा होता, अगर किसी और क्वेश्चन में यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लिखा होता डी में, तो क्या वो सही होता, नहीं, वो सही नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो पहला, जो हमेशा फर्स्ट जो लेटर रहेगा वो कैपिटल होता है, वो बड़ा होता है, लेकिन इसमें इज में स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, तो वो रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा बी। आगे है, चूज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द कंट्रैक्शंस। कंट्रैक्शंस का मतलब होता है छोटा करके लिख देना। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे कैन नोट है, तो कैन नोट को कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है, छोटा करके लिखना है, तो हम इसको लिख देते हैं कांट। ठीक है, ऐसे कांट लिख देते हैं। तो अब वैसे ही ये कह रहा है कि ये जो सेंट है ये क्या है, सेंट जो है वो किसका है, सेंट जो है वो किसकी कॉन्ट्रैक्शन है। तो सेंट बनेगी हमारी, अब इसमें बनेगा, अब देखो जैसे स्टूडेंट, सुड नोट है, तो वो बनता है स्टूडेंट, एन लगा के ऐसे एपोस्ट्रोफ और टी, स्टूडेंट बन जाता है। आगे सुड की तो नहीं बन सकती क्योंकि एन टी लिखा हुआ है लास्ट में, तो इसका मतलब नोट तो आएगा ही आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है। नोट की बात कर रहा है तो इसकी तो स्टूडेंट की तो ये बनेगी, सुड नोट की तो स्टूडेंट बनेगी, तो ऑप्शन सी हमारे पास बच जाता है लास्ट में, सेल नोट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सी को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि इनको आपको अरेंज करना है। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या लिखा है, ऑब्जर्व दिस पिक्चर केयरफुली एंड फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स। कि पहले क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है और ये बताना है कि पहले नंबर पे कौन सी पिक्चर आएगी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब पहले पिक्चर क्या बता रही है, पहली पिक्चर बता रही है रनिंग, दूसरी बता रही है कि वोन गोल्ड मेडल, थर्ड बता रही है रेस स्टार्टिंग पॉइंट, और लास्ट बता रही है फिनिशिंग पॉइंट। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले कौन क्या करता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेस को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग पोजीशन लेते हैं सबसे पहले, तो पिक्चर नंबर 3 आएगी सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, भागना स्टार्ट करेंगे, तो भागना स्टार्ट करेंगे तो पिक्चर नंबर 1 में दिया हुआ है, भाग रहे हैं।
उसके बाद फिर नंबर 4 में देखो ये रिबन बंधा हुआ है, तो उसने क्या कर दिया, पिक्चर नंबर 4 में रेस को पूरा कर दिया, और मेडल जो दिया जाता है वो सबसे लास्ट में दिया जाता है। तो क्या हो गया, 3142। तो 3142 किस ऑप्शन में आता है, ऑप्शन बी में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में आता है 3142, तो यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट सीक्वेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या करना है, आपको इस पिक्चर को देखना है और बताना है कि अब इसमें कौन सी जो हमारी है ये वर्ड है, इन चारों में से कौन सा वर्ड इसके अंदर आएगा, ठीक है। चलिए, द रैबिट इज सिटिंग, रैबिट जो है वो बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, द पॉइंट इज दैट कि वो कहाँ बैठा हुआ है, डैश ट्री, ट्री, पीछे तो ट्री दिख रहा है, अब ये यहाँ बैठा हुआ है। सबसे पहले ऑन, ऑन की बात करता है, ऑन का मतलब है तो ऊपर बैठना चाहिए था तब ऑन आएगा, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। नियर, चलो नियर मान लेते हैं कि भाई हाँ नियर है, उसके पास बैठा हुआ है, चलो ठीक है, ये ऑप्शन एक मान लेते हैं, करेक्ट हो सकता है। बिहाइंड का मतलब पीछे, तो पीछे होना का मतलब है कि रैबिट दिखना ही नहीं चाहिए था। जैसे ट्री इसके पीछे है कि आधा ट्री, अब देखो आगे रैबिट है पीछे ट्री है, तो ट्री का ये वाला हिस्सा, इतना वाला हिस्सा दिख ही नहीं रहा है क्योंकि उसके आगे तो रैबिट आ गया, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद है अंडर, अंडर का मतलब है नीचे, उसके नीचे बैठा हुआ है, तो नीचे बैठा हुआ है, तो नियर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये बॉक्स है और इसके साइड में यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं नियर। तो ऊपर तो पेड़ है, नीचे बैठा है बेटा, उसके उसके नीचे बैठा है, तो क्या आएगा इसका ऑप्शन अंडर आ जाएगा, वो उसके नीचे बैठा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड। अपोजिट मतलब उल्टा वर्ड ढूंढना है ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड, जो ये वर्ड दिया गया है हैवी, उसका क्या है, आपको क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट ढूंढना है। तो देखो बेटा, दो तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, या तो सीधा क्वेश्चन पे चले जाओ जो बोला है अंडरलाइन वर्ड, या उसको पूरा पढ़ो। अब देखो सिंपल सी बात है, हैवी का अपोजिट पूछा है, तो हैवी का, हैवी मतलब भारी, भारी का उल्टा क्या होता है, हल्का होता है, तो हल्के को क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लाइट कहते हैं, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। लेस का अपोजिट होता है मोर, ये दिया हुआ है यहाँ पे। लो का मतलब, लो का फुल, लो का क्या होता है, फुल होता है, बस ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इलनेस। इलनेस का करेक्ट मीनिंग, इलनेस का मतलब होता है बीमारी, बीमार हो जाना, तो पहला ऑप्शन ये सिकनेस, वह हैप्पीनेस खुशी होता है, ये गलत हो गया। वेलनेस ठीक हो जाना होता है, ये भी गलत हो गया। फीवर बुखार हो जाना, तो ये भी गलत है। करेक्ट मीनिंग बोल रहा है वो, बीमारी का नाम थोड़ी बोल रहा है, वो इलनेस बोल रहा है कि वो कमजोर हो गया है, एक तरह से बीमार हो गया है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, सिकनेस हो गई है उसको, ठीक है, कमजोरी फील हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, किस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए लोगों शब्द सही है। तो देखो ध्यान से, लोगों लिखा है, लोगों का मतलब है कि मोर देन टू पीपल, टू मोर देन वन पीपल, यानी कि एक आदमी से ज्यादा के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो अब ध्यान से पढ़ेंगे तो कैसे, कौन से ऑप्शन में फिट बैठेगा वो देखते हैं। अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं डैश से नहीं मिल सकता, मैं लोगों से नहीं मिल सकता, तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है, भाई मैं अपनी मामूली होता है सिंपल सी, पोशाक मतलब ड्रेस में मैं लोगों से नहीं मिल सकता, तो इसका मतलब ये एक ऑप्शन हमारा सही हो सकता है कि मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो आई थिंक ये नसरुद्दीन वाला है, नसीरुद्दीन वाला है, नसरुद्दीन की पोशाक या दोस्त की पोशाक, ऐसा कोई चैप्टर है, उसके अंदर से है ये। पिछली गली में 4 लोगों खड़े थे, लोगों नहीं 4 लोग खड़े थे, 4 लोग आएगा, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ज्यादा लोगों मिलकर किसी भी काम को आसानी से नहीं, 4 लोग, ज्यादा लोग, लोग आएगा यहाँ पे, ज्यादा लोग, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद 2 लोगों बैठे गांव में बातें कर रहे, नहीं 2 लोग बैठे गांव में बातें कर रहे थे, तो ये भी गलत हो जाता है बेटा, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, सही है। बोल के ही देखो, बोलने में ही गलत लग रहा है, लेकिन पहले वाला अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए गद्यांश में कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, कि कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है वो हमको बताना है। अब अच्छा, यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। बादशाह अकबर अपने मंत्री बिरबल को बहुत पसंद करता था, तो बादशाह का नाम क्या है, अकबर है, मंत्री का नाम क्या है, बिरबल है, उसको पसंद करता था वो।
बिरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। मतलब इसका मतलब बिरबल इंटेलिजेंट था। इसी कारण कुछ दरबारी बिरबल से जलते थे। जलने का मतलब यहाँ पे जेलसी है, आग लगने वाला जलना नहीं है। वे बिरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। मुसीबत का मतलब है कि उसको परेशान करना या उसको उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते थे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या क्वेश्चन बन सकता है इन लाइनों से? बिरबल किसको पसंद नहीं करता था? तो बिरबल के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। बिरबल तो सबको पसंद करता था, वो किसी से झगड़ता ही नहीं था, ऐसा कुछ इसमें लिखा ही नहीं है। बादशाह अकबर ने दरबारी को क्या इनाम दिया? इनाम की बात कहीं हुई ही नहीं है इसमें। बादशाह अकबर किसको पसंद करता था? हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो बादशाह अकबर किसको पसंद करता है, किसको पसंद करता था? मंत्री बिरबल को बहुत पसंद करता था। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है करेक्ट। लेकिन हम ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। बादशाह अकबर किसको मुसीबत में फंसाना चाहते थे? तो बादशाह अकबर थोड़ी फंसाना चाहते थे, तो दरबारी थे। दरबारी, इस देखो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है इसी कारण कुछ दरबारी बिरबल से जलते थे, वे बिरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो अकबर थोड़ी करता था उसको परेशान, वो दरबारी करते थे। तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 12। कहानी को क्रम में, सही क्रम में लगाओ। अब कहानी को क्या करना है? क्रम में लगाना है। क्रम में लगाना का मतलब है कि अरेंजमेंट करना है, उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है। तो क्या करता है? पहला है, खरगोश पेड़ की ठंडी छांव में आराम करने लगा। ठीक है। खरगोश और कछुआ अच्छे मित्र थे। ठीक है। कछुआ चलता रहा और जीत गया। अब जीतने वाली बात तो सबसे लास्ट में होती है, ये बात ये समझ के चलो, ये सबसे लास्ट में आएगा। कछुए और खरगोश ने दौड़ लगाने की सोची। तो ये बात भी ठीक है। अब चारों लाइनें हमने पढ़ ली। अब देखो, सबसे पहले कछुए और खरगोश ने दौड़ लगाने की सोची, इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को जानते थे। तो अगर वो जानते थे तो इसमें कौन सी लाइन में लिखा हुआ है कि वो एक दूसरे को जानते थे? तो आप देखो, क्वेश्चन सेंटेंस यानी वाक्य 2 में लिखा हुआ है खरगोश और कछुआ अच्छे मित्र थे। तो इसका मतलब पहले नंबर पे 2 वाला ऑप्शन आएगा। अब देखो, पहले नंबर पे ऑप्शन डी में ही आ जाता है। अगर पहले वाले ऑप्शन में, इसका मतलब ऑप्शन डी ही करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन डी में ही पहले नंबर पे 2 लिखा हुआ है। तो यहीं पे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना है पूरा, तो पूरा भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद है लास्ट में फिर उन्होंने क्या किया था? कछुए और खरगोश ने दौड़ लगाने की सोची। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि दौड़ लगाते हैं। फिर क्या हुआ? खरगोश पेड़ की ठंडी छांव में आराम करने लगा, तो पहले नंबर वाला आ गया। लास्ट में कछुआ जीत गया, चलता रहा तो जीत गया। 2 4 1 3, तो देखो ये ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, वैसे क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो गया था, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऑप्शन जो वाक्य हमारा नंबर 2 है वो पहले वाले में ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है, तो वहीं पे क्वेश्चन सोल्व हो गया था, ज़्यादा सोचना ही नहीं था हमको। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया, दी गई पंक्तियों में किस जीव के बारे में बताया गया? तो ये हमारा कौन जो कविता है उसमें से लिया गया है। तो चूहे के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। तो नीचे दिए गई सब्जियों में बताइए कौन सी सब्जी बेल पर लगती है? बेल यानी कि वाइन, VINE, वाइन स्पेलिंग होती है वाइन, बेल को वाइन कहते हैं। तो टमाटर का पौधा होता है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। बैंगन का भी पौधा होता है, लौकी की बेल होती है, मिर्च का भी पौधा होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। 15, निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनें। जन्माष्टमी के दिन मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ था। सजना का मतलब यहाँ पे है डेकोरेटेड, डेकोरेशन की गई है, लड़ियां लगाई गई हैं, फ्लावर्स लगाए गए हैं, फूल हैं बहुत सारे। तो अब इसी मीनिंग में हमको ढूंढना है किस वाक्य में रेखांकित शब्द को समान अर्थ का प्रयोग किया गया है, कि सेम मीनिंग में, कि भाई सजाने के तौर पे ही यूज करना है वर्ड को। अच्छा, एक एक और मीनिंग होता है इसका, सजा का। इसका मतलब होता है पनिशमेंट, किसी को मार पड़ना या किसी को पनिशमेंट देना। ठीक है। तो कैदी को 4 साल की सजा हुई। कैदी कौन होता है? प्रिजनर, जो गलत काम करते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उनको 4 साल की सजा मिली, तो वो तो पनिशमेंट वाला हो गया। तो ये वाला तो नहीं हो सकता। मेरे जन्मदिन पर मेरी माँ ने पूरे घर को सजा दिया, यानी कि पूरे घर को डेकोरेट कर दिया। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो जाता है। बाकी अगर आपको चेक करने हैं नेक्स्ट वाले, तो वो देख देते हैं। सजा मिलने पर रवि में कुछ सुधार आया। सजा मिलने का मतलब पनिशमेंट मिलने पर सुधार आया, तो गलत हो गया। उसे उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए, यानी कि अगर उसने गलती की है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये भी क्या हो गया?
इनकरेक्ट हो गया, तो ये भी हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा यानी इडियम, तथा पहचानिए कि किस वाक्य में इसका समान अर्थ निकलता है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। अब घड़ों पानी पड़ने का मतलब यहाँ पे है कि पहला है कुएं का सारा पानी घड़ों में पड़ गया, नहीं, कुएं का सारा पानी घड़ों में पानी कैसे पड़ जाएगा। चोरी पकड़ी जाने पर मोहन पर घड़ों पानी पड़ गया, तो घड़ों पानी पड़ने का मतलब होता है शर्म आ जाना, यानी कि बेइज्जती महसूस होना। सही बात है, तो ये इसका एक ऑप्शन हो सकता है। घड़ों का सारा पानी जमीन पर पड़ गया, नहीं। जमाल साहब ने घड़ों से पानी निकालकर नहाया, नहीं, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सही सर्वनाम चुनना है बेटा। सर्वनाम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं इसको, यानी कि किसी नाम के आगे यूज किया जाता है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। संस्थापक का मतलब होता है जो किसी चीज को उसकी शुरुआत करता है, फाउंडर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। डैश जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, तो वह जन्म, तो वह जन्म थोड़ी होता है, उनका जन्म होता है। वे जन्म गलत है, उनका जन्म, ऑप्शन सी उनका जन्म आएगा बेटा यहाँ पे, तो ऑप्शन सी क्या हमारा करेक्ट है। उसने जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, नहीं, वो गलत है, तो उनका आएगा बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उनका जन्म कब हुआ था, 1469 में तलवंडी में हुआ था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाउ मेनी टाइम्स वुड यू नीड टू फिल दिस कप विद वाटर टू फिल अ जग ऑफ कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर। आपके पास एक जग, ये कप है, इससे आपको 1 लीटर क्या करना है, एक जग भरना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कितने कप आपको डालने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलीलीटर लिखा हुआ है 100 मिलीलीटर। सो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं बेटा। तो क्या करो, जो 1000 मिलीलीटर है उसको इस 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इस कप में एक बार में 100 ml आते हैं। अब लास्ट वाली जीरो से लास्ट वाली जीरो काट दो, इस वाली से ये काट दो, बच गया क्या 10। तो कितना आ गया बेटा 10 टाइम्स। आंसर क्या आ जाएगा 10 टाइम्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 19। रोहन वांटेड टू हेल्प द पेशेंट ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल बाय डोनेटिंग सम फैंस। अब क्या है, रोहन क्या करना चाहता है, पेशेंट के लिए, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, चैरिटी के लिए काम करता है, यानी लोगों की भलाई के लिए काम करता है, उसमें कुछ पंखे डोनेट करना चाहता है, यानी गिफ्ट दान में देना चाहता है। ही डोनेटेड 35 फैंस, उसने क्या किया 35 फैंस को डोनेट कर दिया, किसमें, चैरिटेबल हॉस्पिटल में। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 फैन इज 895, एक जो हमारा फैन है उसकी जो कीमत है, उसका प्राइस जो है वो है 895। तो वो कहता है हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन फैन, फैन पे कितने पे खर्चा किया गया। तो क्या करो बेटा, एक एक पंखे की जो कीमत है उसको टोटल नंबर ऑफ फैन से मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 5 जा 25, 2 इन हैंड, 5 9 जा 45, 45 प्लस 2 47, 4 इन हैंड, 5 8 जार 40, 40 प्लस 4 44। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 5 जार 15, 1 इन हैंड, 3 9 जार 27, 27 प्लस 1 28, 2 इन हैंड, 3 8 जार 24, 24 प्लस 2 26। ठीक है, अब सबको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3 2 एंड 313, ये आ गया आपका बेटा 31,325। तो ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, आप इन सबको ऐड करके देखोगे तो आंसर आ जाएगा 31,325। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहां पर इस क्वेश्चन में लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या करना है, इस पिक्चर में देखना है कि भाई कौन सी चीज क्या है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ऑप्शन से ही चूज कर सकते हैं कि कौन सी चीज सही कह रहा है, कौन सी गलत है। देखो ओ जो है, ओ हमारा सेंटर है, तो सबसे पहले वो वाला ऑप्शन ढूंढो जिसमें ओ सेंटर लिखा हुआ है, बाकी सबको गलत कर दो। जिसमें ओ सेंटर लिखा हो उस वाले को करेक्ट कर दो, बाकी सबको काट दो। देखो सेंटर बीच में होता है, तो ओ सेंटर लिखा हुआ है, तो इसमें सेंटर का नाम ए है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। इसमें ऑप्शन सी में सेंटर का नाम बी लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी गए, बच गए 2 ऑप्शन हमारे पास।
अब दो ऑप्शन बच गए, तो अब क्या करेंगे, अब ढूंढेंगे हम रेडियस। तो रेडियस क्या है हमारी, रेडियस ओसी है, रेडियस ओसी यहाँ से सेंटर से लेके और जो बाहर तक की जो ये सरकमफ्रेंस तक होती है ओसी है। तो इसमें भी ओसी है, इसमें भी ओसी है, इसका मतलब पहले दोनों ऑप्शन सही हैं। अब आगे कहता है डायामीटर। अब डायामीटर क्या है, डायामीटर होता है ये यहाँ से लेकर ये पूरी डिस्टेंस ए बी। तो इस पे नाम क्या लिखा हुआ है, ए बी। तो इस पे लिखा है ए और बी, तो ए और बी जिसमें होगा वही वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ए बी लिखा है और बेटा ऑप्शन डी में क्या लिखा है, क्यू पी क्यू लिखा है, तो वो क्या है हमारा गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो बेटा ऑप्शन तो हम वैसे डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, हाउ डज द गिवन फिगर लुक व्हेन द शेडेड पोर्शन इज फोल्डेड अपवर्ड। अब अपवर्ड का मतलब है कि मान लेते हैं कि जैसे ये है, इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा कर दोगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। पलट दो उसको, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने ए लिख दिया, जैसे मेरा नाम अनुज है, तो मैं इसको अपवर्ड ऊपर की तरफ मोड़ दूंगा तो ये कैसा दिखेगा, तो फिर ये ऐसा दिखेगा, ए ऐसे दिखेगा उल्टा। तो वैसे ही कह रहा है कि इसको अपवर्ड कर दो, तो अपवर्ड कर दो। अब ध्यान से देखो कि इसको मैं, ये वाला क्या है, शेडेड है, और ये वाला क्या है, ये वाला सिंपल है, ये वाला शेडेड है। तो इसका मतलब जब मैं इस पूरे को ऊपर कवर करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, वो शेडेड वाला इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे सेम टू सेम, है ना। तो नीचे तो आएगा ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ मोड़ना है, तो ऊपर वाला तो ये तो सेम टू सेम ही रहेगा। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर जो नीचे वाला शेडेड है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये वाला ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा। देखो नीचे वाला तो रॉन्ग हो गया पहली बात तो। दूसरे वाला, अब यहाँ देखो इसके बीच में यहाँ पे गैप नहीं है, इसके ऊपर गैप नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो तो इसके अंदर गैप है, यहाँ पे इसके बीच में गैप दिया हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो गैप है, लेकिन इसमें यहाँ पे कोई गैप ही नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। और ये वाला तो है ही नहीं, इतना छोटा, ये वाला पोर्शन इतना छोटा तो है ही नहीं। तो ऑप्शन सी बच गया हमारे पास बेटा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 22। वो क्या कहता है, वो कहता है टिक द ऑप्शन विच हैज 3/5। 3/5 का मतलब होता है 3/5, यानी कि टोटल जो पीसीज होने चाहिए वो 5 होने चाहिए, उसमें से जो 3 हैं वो शेडेड होने चाहिए। तो ये तो बात कर रहा है शेडेड की, जिसमें कि कलर भरा होगा या वो डार्क किए गए होंगे। बाकी जो बच गए नीचे होने चाहिए टोटल। तो अब देखो काउंट करो किस में 5 है, तो 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें शेडेड कितने हैं, 1 और 2, 2 शेडेड है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसमें 1 2 3 4, 4 शेडेड है, तो ये भी गलत है। इसमें 1 2 2 शेडेड है, ये भी गलत है। तो लास्ट में कौन बच गया, ऑप्शन डी बच गया हमारा। डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो 1 2 3, 3 शेडेड है और टोटल काउंट करो तो 1 2 3 4 5, 5 पीसीज हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन पे है, राधा परचेज्ड। राधा ने क्या किया, परचेज किया। परचेज करना करना मतलब खरीदना। राधा ने परचेज 25 आइसक्रीम उसने परचेज की। सी गेव 10 टू हर फ्रेंड्स, 10 उसमें से उसने क्या की, अपने फ्रेंड्स को दे दी। एंड कीप द रिमेनिंग 1 ऑन द रेफ्रिजरेटर। और क्या किया, बाकी जो बची हुई थी उसको क्या कर दिया, क्या कर दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया। तो अब पूछ रही है विच पार्ट ऑफ द आइसक्रीम इज स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर, कि उसमें से उसने कौन सा पार्ट क्या किया है, रेफ्रिजरेटर में रखा है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले टोटल 25 थी, उसमें से उसने 10 अपने फ्रेंड को दे दी, तो उसके पास बच गई 25। तो कहता है कि कितना पार्ट्स उसने क्या कर दिया, अपन फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया है। तो बेटा जो बच गई वही तो उसके पास है ना, और टोटल कितनी थी, 25 थी, तो वही होता है। तो 15/25, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो उसके पास है वही तो रखेगी ना फ्रिज में, बाकी 10 तो उसने अपने फ्रेंड्स को दे दी थी। तो टोटल कितनी थी, 25 थी। तो जितनी उसने फ्रिज में रखी उसके डिवाइड में कर दो टोटल, तो बस वही आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। एन एंट कम्स आउट ऑफ इट्स होल एंड ट्रेवल्स अलोंग द डॉटेड लाइन और टू द पीस ऑफ शुगर। ये वो डॉटेड लाइन की हेल्प से यहाँ पे जाती है ऐसे। हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर, तो वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, ये बताना है। तो देखो यहाँ से वो चलना स्टार्ट करती है, यहाँ से यहाँ तक उसकी डिस्टेंस है
1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, फिर 20 सेंटीमीटर है। तो अब ध्यान से देखो, मीटर में मीटर ऐड कर दो और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड कर दो। तो यहाँ पे है 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो एक बात ध्यान रखेंगे, तरीका बताता हूँ कैसे करना है। तरीका ऐसे बनना है, पहले तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं यूज करके बता देता हूँ। पहले तो क्या करो, मीटर में मीटर ऐड कर दो। तो 1 मीटर यहाँ पे है, 1 मीटर यहाँ पे, तो 2 मीटर हो गया 2 मीटर। और यहाँ पे जो था, एक मिनट रुकिए प्लीज, 1 मीटर यहाँ पे और 1 मीटर यहाँ पे, तो टोटल हो गया 2 मीटर। उसके बाद सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड कर दो। 5 सेंटीमीटर यहाँ है, 20 सेंटीमीटर यहाँ है, तो 5 + 20 कितना होता है? 25 होता है। तो कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ गया? 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी आ गया हमारा, करेक्ट हो गया। दूसरा एक तरीका ये है कि उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप पॉइंट का यूज करेंगे, डेसिमल पॉइंट का यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो ध्यान से। जैसे अब यहाँ पे लिखा है हमारा ऑप्शन, इसका सी करेक्ट है बेटा। तो दूसरा ऑप्शन बताता हूं मैं। ये लिखा है 1 मीटर, यानी कि यहाँ पे लिखिए मीटर, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे लिखिए सेंटीमीटर। तो मीटर के सामने मीटर लिखिए, 1 मीटर .05 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप 50 लिखते हैं तो वो 50 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये लिख दिया हमने ये। उसके बाद कहता है 1 मीटर, ओनली 1 मीटर। तो 1 मीटर है तो सेंटीमीटर तो है ही नहीं, इसका मतलब सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिखोगे? 0 और उसके बाद 20 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे मीटर नहीं है, तो मीटर के सामने लिख दो 0 और यहाँ पे लिख दो 20। अब सबको ऐड करके देखो क्या क्या आंसर आता है। 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 आ गया। 0 + 0 0, 0 + 2 2, फिर डॉट लगा दो। 1 + 1 2, 2 + 0 2, तो आ गया ना 2.25। तो यानी कि अब ये 2 जो है वो किसके सामने लिखा? मीटर के सामने। तो ये बन गया 2 मीटर, और ये 25 किसके सामने लिखा? सेंटीमीटर के नीचे। तो क्या क्या बन गया? 25 सेंटीमीटर। तो आंसर दोनों तरह से आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, इसके सामने मीटर लिखा मिलेगा। फिर अगर पॉइंट में दिया होगा तो फिर यहाँ पे मीटर लिखा मिलेगा, फिर यहाँ ये मीटर सेंटीमीटर दोनों नहीं लिखे मिलेंगे, एक ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है दोबारा एग्जाम में। अगला वो क्या कहता है, इन द वेइंग मशीन shown below the weight of one orange is 125 ग्राम। एक जो हमारा ऑरेंज है उसका जो वेट है वो 125 ग्राम है। द स्केल इज बैलेंस्ड एग्जैक्टली। जो स्केल है, जो हमारा जो ये वेइंग मशीन है, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल पूरा एग्जैक्ट बता रही है। व्हाट विल बी द वेट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्केल। तो कहता है कि ये बताओ कि यहाँ पे ये जो वेट लिखा हुआ है, ये वेट जो बाट रखा हुआ है, वेट है आयरन का, इसका वेट कितना ये बता रहा है। तो बेटा एक सिंपल सी बात है, देखो जितने ऑरेंज यहाँ पे रखे हैं उसके सामने उतना ही वेट रखा हुआ है। तो अगर हम इन ऑरेंज का वेट निकाल लें तो हम इसका वेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या करना है बेटा, टोटल जो हमारा वेट है वो है 125, एक हमारा ऑरेंज का है वेट ये। तो क्या करो, टोटल कितने ऑरेंज है? 1 2 3 4, 4 है। तो 4 से मल्टीप्लाई करा दो बेटा। मल्टीप्लाई तुम जैसे ही कराओगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 4 5 जा 20, 2 इन हैंड, 4 2 जा 8, 8 + 2 10, 1 इन हैंड, 4 1 जा 4, 4 + 1 5। तो कितना आ गया बेटा? 500 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 500 ग्राम आ गया। लेकिन 500 तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो 500 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? अब देखो 1 kg में, 1 जो kg होता है हमारा, 1 kg के अंदर होते हैं 1000 ग्राम। कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो उसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाता है? 500 ग्राम। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, हाफ को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 1/2। तो 1/2 kg, तो 1/2 kg ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सेज दैट संजीव इज सेलिब्रेटिंग दिवाली विद हिज फ्रेंड्स। संजीव जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ दिवाली सेलिब्रेट करता है। ही नोज दैट फायर क्रैकर्स होता है ये जो पटाखे होते हैं, वो कैन बी बर्स्ट ओनली टिल 10 PM। रात के 10 बजे तक ही क्या कर सकते हैं, हम उनको बजा सकते हैं पटाखों को। द टाइम बीइंग शोन बाय द वॉल क्लॉक नाउ इज फॉर हाउ मच मोर टाइम कैन संजीव एंड हिज फ्रेंड एंजॉय बर्स्टिंग क्रैकर्स। कि भाई अभी जो टाइम हुआ है वो ये टाइम हुआ है, तो ये बताओ कि अभी उनके पास कितना टाइम बचा है कि वो क्या कर सकते हैं, क्रैकर्स को बजा सकते हैं। तो अभी टाइम अगर इसके अकॉर्डिंग देखे, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये घड़ी को जूम करके दिखाता हूँ। एक्चुअल में मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ये घड़ी गलत है।
कैसे गलत है? अब ध्यान से देखो कि हर किसी के अंदर 4 ही ऑप्शन होने चाहिए थे। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट दोबारा बताता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में 5 तो 1 के सामने होना चाहिए था। 5 मिनट यहाँ पे होते हैं, 2 के सामने 10 मिनट यहाँ पे होते हैं, 3 के सामने 15 यहाँ पे होते हैं और 20 यहाँ पे होते हैं। लेकिन इस घड़ी में अब ध्यान से देखो तो इसमें 5 5 बने हुए हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो हम मान लेते हैं कि उसने एग्जैक्ट जो टाइमिंग दी है वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है मैं वो बता देता हूँ क्या करना है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे 1 और 2 के बीच में सिर्फ 4 ही डॉट आएंगे, ये 4 ही लाइन बननी चाहिए थी, क्योंकि 5th नंबर पे तो 2 स्टार्ट हो जाता है ना। अगले वाला जो नंबर है वो स्टार्ट हो जाता है 5th पे, यानी कि बीच में सिर्फ 4 ही आते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि टाइम बताओ भाई। अब देखो छोटे वाली जो सुई है ना वो 8 और 9 के बीच में है, तो अगर वो 8 और 9 के बीच में है तो इसका मतलब क्या है कि भाई 8 बजा हुआ है और उसके बाद बड़े वाली सुई किस पे है? 8 के सामने है। तो 8 के सामने है, जब देखो छोटे वाली सुई जिन दो नंबर के बीच में होती है उसमें से छोटे वाला नंबर लेना होता है, वो आपके आवर्स को बताता है, घंटों को बताता है। ठीक है, उसके बाद बड़े वाली सुई किसके सामने है? बिल्कुल 8 के सामने है, और 8 के सामने होता है 40। जैसे 5 10 15 20 25 30 35 40, तो यानी कि टाइम हुआ है बेटा 8:40। ये हमारी है मिनट्स, और वो कितने बजे तक बजा सकते हैं? 10 बजे तक बजा सकते हैं। तो टाइम हुआ है कितना? 8:40, और बजा सकते हैं कितने बजे तक? 10 बजे तक। तो 10 बजे को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो टाइम कितना बचा है उसके पास, उनके पास? तो क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। माइनस कर दिया। अब माइनस कैसे करेंगे उसका एक तरीका है बेटा, वो मैं बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे 0 0 लिखा हुआ है, तो 0 0 लिखा हुआ है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ऐसे कर सकें। ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन और एडिशन नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसमें से आपको 60 लेना पड़ेगा, यानी कि 1 आवर में से 1, यानी कि मिनट्स आपको उधार लेने पड़ेंगे। और मिनट्स आपको 1 2 मिनट नहीं मिलेगी, पूरी 60 मिनट आपको उधार मिलेंगी। तो जब आप 60 मिनट लेते हैं तो यहाँ पे तो बन जाएगा 60, और यहाँ पे 1 घंटा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 9। तो 10 की जगह पे बच जाएगा 9। तो अब 60 माइनस 40 करोगे, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 4 2, और यहाँ पे 9 माइनस 8 1। तो उसके पास कितना घंटा बचा है? 1 घंटा, यानी कि 1 ये आवर को बता रहा है और ये वाला मिनट्स को बता रहा है। तो 1 घंटा 20 मिनट। तो यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 आवर एंड 20 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 वो कहता है रीड द स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, इन स्टेटमेंट को पढ़ना है। कैसे पता चला स्टेटमेंट दी हुई हैं? क्योंकि इसके पीछे ना तो क्वेश्चन मार्क है और ना ही एक्सक्लेमेशन है, ऐसे ये वाले, ना ही कोई कोमा है। तो ठीक है, वो जस्ट स्टेटमेंट है, इससे पता चलता है। तो कहता है वी कैन सी द ईयर्स ऑफ एनिमल्स विच हैव हेयर्स ऑन देयर स्किन, कि जिनकी स्किन पे बाल होते हैं उनके कान हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वी कैन नॉट सी ईयर्स ऑफ एनिमल विच हैव फेदर्स, जिसके पंख होते हैं उनके कान हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो बर्ड्स के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अब कहता है कि चूज करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो कहता है ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही है भाई। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी रॉन्ग है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है, नाउ कम टू पेज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? सम होल स्पाइसेस आर गिवन इन द टेबल। कुछ स्पाइसेस दिए गए हैं, उनके बारे में बताना है। तो वो कहता है विच ऑफ देम इज यूज्ड। पहले है एल, एल कोई स्पाइस है, उसमें स्मेल नहीं होती है। यूज्ड इन सॉल्टी डिशेज, नमकीन चीज़ों में डाला जाता है वो मसाला। उसके बाद है एम, स्पाइस है, कोई मसाला है, उसमें स्मेल होती है, जो कि स्वीट डिशेज में डाला जाता है, मीठी कोई चीज़ बनाते हैं उसमें डालते हैं। एन जो है वो उसमें स्मेल नहीं होती है और वो अचार डालने के काम आता है, मेक यूज टू मेक पिकल्स। तो वो कहता है विच ऑफ देम इज यूज टू कार्डामोम। कार्डामोम होता है इलायची। तो इलायची को कभी भी सोल्टी में नहीं डालते हैं। कभी देखा नमकीन में इलायची? नहीं होती है, चाय में डलती है, और चाय क्या होती है? मीठी होती है, तो उसमें डलती है, तो इसका मतलब स्वीट है। दूसरा, खीर में डलती है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? एम रहेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो एम जो है, कार्डामोम जो है, वो स्वीट डिश में डाली जाती है, अचार में नहीं डाली जाती है, वो भी गलत है।
ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 सेज दैट स्टडी द शेड्यूल ऑफ अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस 120। ये ट्रेन का नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ये होता है नंबर होता है। उस ट्रेन के नंबर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किस ट्रेन में हम जा रहे हैं, किसके लिए हमने बुकिंग करवाई है। ठीक है, फ्रॉम अमृतसर जंक्शन टू न्यू दिल्ली। ये जो ASR और NDLS है, ये स्टेशन के नाम होते हैं। इन्हीं के बेस पे आप सर्च करते हैं ट्रेन को, कहाँ स्टेशन को, कि कौन से स्टेशन से आप जा रहे हैं। तो ये कुछ कोड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं न्यू दिल्ली की तो NDLS है, अगर मैं बात करूं इम्फाल की तो IMF है। एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, एयरपोर्ट पे अगर आप, क्योंकि वहाँ ट्रेन अभी नहीं है, तो अगर इम्फाल का आपको चेक करना है तो आपको IMF लिखना पड़ेगा, इम्फाल तब शो करेगा आपको। ठीक है, तो ये उसके कोटेशन है एक तरह से, मतलब कॉन्ट्रैक्शन है। तो वो क्या कहता है, अमृतसर से वो इतने बजे चलती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ब्यास, जालंधर सिटी, फगवाड़ा, ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने टाइम देख लिया। अब पूछ क्या रहा है, पहले वहाँ चलते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक इफ इट हैव ट्रेवल फ्रॉम लुधियाना जंक्शन टू न्यू दिल्ली। तो लुधियाना जंक्शन से चलना स्टार्ट करती है और न्यू दिल्ली कितने बजे पहुंचती है, वो हमको बताना है। तो आपको पूरा स्टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लुधियाना पे जाइए। तो लुधियाना यहाँ पे है, तो बाकी का ये ऊपर वाला किसी काम का नहीं है हमारे। ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। लुधियाना जंक्शन यहाँ पे है, तो लुधियाना जंक्शन से वो जब चलना स्टार्ट करती है तो वो कितने बजे जाती है, वो 7:02 पे स्टार्ट होती है। और वो न्यू दिल्ली कितने बजे पहुंचती है, 11:02 पे पहुंचती है। तो क्या कर दो, इस 11 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो, आप ये मत सोचना कि 6:57 क्यों नहीं माइनस किया हमने, क्योंकि बेटा ये अराइवल टाइम है। जब वो फगवाड़ा से चली थी, फगवाड़ा से चलने के बाद वो यहाँ पे आके इतना टाइम उसने लिया था। ठीक है, तो जब वो वहां से चलना स्टार्ट करेगी, ये डिपार्चर टाइम होता है, ये अराइवल टाइम है, ये डिपार्चर टाइम है। ठीक है, ये क्या है आपका, डिपार्चर टाइम है। ये जाने का टाइम है, ये आने का टाइम है। तो अब जर्नी तो स्टार्ट यहाँ से होगी ना 7:02 से, तो पहुंची कितने बजे यहाँ पे, दिल्ली कितने बजे पहुंची, 11 o'clock। तो यहाँ पे क्या करना बेटा आपको, 11:02 में से 7:02 को माइनस कर दो बस। तो 2 - 2 0, 0 - 0 0, 11 - 7 4 होता है। तो क्या आंसर आ गया, 4। तो 4 मतलब कि इधर वाले आवर्स होते हैं, इधर वाली मिनट्स होती हैं। तो क्या हो गया, तो 4 आवर्स। तो आंसर डी इज करेक्ट। 4 आवर्स आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हेयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। दो एनिमल्स का ग्रुप दिया हुआ है, 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। अब वो कहता है विच ऑफ दीज एनिमल्स कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन ग्रुप टू अदर। अब इनमें से कौन सा एक है कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकते हैं। अब तुम ध्यान से देखो कि हम बात कर रहे हैं छोटे बड़े की। छोटे बड़े जो हमारे जैसे बफेलो है वो बड़ी होती है, हेयर है जैसे ये हमारा कछुआ, और एलिफेंट है वो भी बड़ा होता है। लिजर्ड जो होती है हमारी, जो छिपकली होती है, वो छोटी होती है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम हेयर लिजर्ड को यहाँ ले आते हैं, स्नेक थोड़ा बड़ा होता है, स्नेक को इधर ले आते हैं। ठीक है, ओके, तो बस ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, स्नेक आ जाएगा, डी स्नेक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो द टेबल शोइंग मेडल टैली ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो भाई डिफरेंट कंट्रीज हैं, उन्होंने मेडल जीते हैं, तो उन मेडल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एल जो कंट्री है उसने इतने मेडल जीते, एम ने इतने, एन ने इतने और पी ने इतने। पूछा क्या है, सो स्टार्टिंग में ही पूरी टेबल मत पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा है, सिर्फ उतना ही देखना है आपको, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसने पूछा विच कंट्री हैज गोट हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल। सबसे ज्यादा मेडल जो है वो किसको मिले हैं। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सारी कंट्रीज के जो मेडल हैं उनको ऐड कर दो, बस दैट सिंपल। तो क्या कर दो, ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 + 8 18, 18 + 6 कितना होता है, 24। तो जो कंट्री एल है उसको 24 मिले हैं, और 8 + 10 18, 18 + 8 कितना 26। तो इनको एम को 26 मिले हैं। 6 + 6 12, 12 + 10 22, एन को 22 मिले हैं, और पी को 2 + 4 6, 6 + 6 12। तो सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं, एम को मिले हैं 26। तो आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है, पूरी टेबल को रीड नहीं करना है, जो पूछा गया है सिर्फ उसी को रीड करना है, वही चीज़ ढूंढनी है, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32, इन द डायग्राम बिलो हमें ये ढूंढना है जो ए है हमारा। ए मतलब ये जो एरिया है वो एरिया हमें बता रहा है किसके बारे में, यानी ये पूरा सर्कल जो बता रहा है वो बता रहा है लिविंग थिंग्स के बारे में। डब्लू जो बता रहा है, ये डब्लू जो है वो बता रहा है लिविंग थिंग्स विद विंग्स, यानी कि वो चीज, वो जिंदा जीव जिसके विंग्स होते हैं। और एल जो बता रहा है वो बता रहा है लिविंग थिंग्स विद लेग्स, जिसके पैर होते हैं। एल से लेग, डब्लू से विंग्स और ए से लिविंग। ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे? क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि ये बताइए कि जो डक है, जो डक है वो क्या है। देखो डक के क्या होते हैं? डक पहली बात तो लिविंग थिंग भी है, वो जिंदा है वो। दूसरा उसके विंग्स भी होते हैं, तीसरा उसके लेग्स भी होते हैं। तो इसका मतलब जिसमें तीनों चीजें होती हैं, जिसमें यानी कि अब बीच में देखो, ये बीच में क्या है? 4 नंबर है, ये सबके बीच में आ रहा है। यानी कि ये ए का पार्ट भी है, ये डब्लू का पार्ट भी है और ये एल का पार्ट भी है। तो इसका मतलब जो 4 नंबर जो रहेगा, एरिया जो रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा? वो हमारा किस में आएगा? डक को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में 4 देखो, ना तो इसमें आ रहा है फर्स्ट में, ना सेकंड में आ रहा है, ना फोर्थ में आ रहा है। जो हमारा सी ऑप्शन में आ रहा है एरिया 4, लेकिन इसके साथ क्या है? ऑप्शन में सी एरिया 4 के साथ एरिया 6 भी आ रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग जो रहेगा वो सी रहेगा, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में एरिया 4 नहीं दिया हुआ है, अकेला सिंगल एरिया 4 नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? यू वांट टू मेक अ डिश यूजिंग फ्लावर्स, विच वन हेयर डू यू थिंक आर द बेस्ट चॉइस। आपको क्या करना है? फूलों से एक डिश बनानी है, तो आप कौन से फ्लावर लेंगे? देखो अब रोज, जैस्मिन, कचनार ये नहीं है। बनाना जो है एक बहुत अच्छा है, बनाना की सब्जी बनती है। ठीक है। सहजान और कचनार, ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है। मैरीगोल्ड से सब्जी नहीं बनती है, ये गलत हो जाता है। रोज की सब्जी नहीं बनती है, जैस्मिन की नहीं बनती है, यहाँ से छोटे छोटे फूल होते हैं। लेकिन बनाना का बहुत बड़ा फूल होता है, सहजान और कचनार। तो ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? गिवन हेयर ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड विद वाटर इन क्लास। तो क्या किया गया है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया है वाटर के साथ, तो क्लास के अंदर, तो उसमें बताना है। तो थिंग्स है यानी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। पी कोई चीज़ है वो पानी में घुल जाती है, और यहाँ पे लिखा पानी में नहीं घुलती है। डिजोल्ड इन वाटर, डिजोल्व का मतलब होता है घुल जाना। डू नॉट डिजोल्व का मतलब होता है नहीं घुलना। ठीक है। तो पी का मतलब यानी कि डिजोल्व हो रही है, पी डिजोल्व हो रही है। तो अगर डिजोल्व हो रही है तो इसका मतलब नॉट डिजोल्व का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यानी कि दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहेगा हमारा, इसमें से हमारा एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो वो चीज़ डिजोल्व होगी या वो डिजोल्व नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो वो क्या कहता है? वट डू यू थिंक कैन बी मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड जो ऑयल है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा बताओ? वो डिजोल्व होगा कि नहीं होगा? वो डिजोल्व होगा कि वो डिजोल्व नहीं होगा? तो कौन सी चीज़ उसके अंदर आती है? तो वो डिजोल्व नहीं होगा, वो डिजोल्व नहीं होगा। तो इनमें से बताता है कि कौन सी चीज़ वो है जो डिजोल्व नहीं होगी। तो देखो बाकी तीनों चीज़ें क्या हो रही हैं? डिजोल्व हो रही हैं पानी के अंदर, लेकिन अगर एक अकेला ही है जो आर है जो डिजोल्व नहीं हो रहा। तो कभी भी पानी, अगर आप मस्टर्ड ऑयल मतलब कि सरसों के तेल को अगर पानी पे डालोगे तो वो उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, तैरने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है। जिस तरह से शिप जो होता है हमारा, वो पानी के ऊपर तैरता है, या बोट होती है वो पानी के ऊपर तैरती है, उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए वो क्या करती है? तैरती है। तो वो हल्की होती है एक तरह से। तो वैसे ही मस्टर्ड ऑयल जो है, आर जो है, वो अकेला ऐसा है जो पानी में नहीं घुल रहा है, वो ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो आर ही हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द कॉमन इन दीज प्लायर्स, ब्रूम्स, चॉक एंड हैंड सॉ। प्लायर्स होता है प्लास, ब्रूम्स होती है झाड़ू, चाक होता है जो स्कूल में यूज होता है, हैंड सॉ होता है आरी जिससे लकड़ी काटते हैं। तो अब ध्यान से देखो कि ये सारी चीज़ें अलग हैं, सब चीज़ें अलग हैं। टूल्स बाय पेंटर एंड टीचर। अब टीचर हैंड सॉ का क्या करेगा? प्लायर का क्या करेगा? झाड़ू का क्या करेगा? तो ऑप्शन पहला गलत। टूल्स बाय आवर हेल्पर, हमारे हेल्पर यूज करते हैं। तो टीचर आपका हेल्पर थोड़ी होता है।
टीचर इज नॉट योर हेल्पर, वो हेल्पर नहीं है। ऑल आर यूज्ड एट होम, सारी चीज़ें घर पे यूज होती हैं। तो सारी चीज़ें घर पे कहाँ यूज होती हैं? हैंड्सो घर पे कौन यूज करता है, ऐसे कौन यूज करता है? तो नन भी हो सकता है। अब देखो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है यहाँ पे। अब ये डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पे नन आना चाहिए कि ये कहीं पे भी सेम चीज़ें नहीं है, क्योंकि प्लायर जो है बिजली वाला काम, बिजली वाला आदमी काम, जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो यूज करता है प्लायर का। ब्रूम जो है घर में यूज होती है, मम्मी या भाई बहन जो भी यूज करते हैं। चौक टीचर यूज करता है, और हैंड सॉ कौन कारपेंटर यूज करता है। तो सारी चीजें सब अलग अलग हैं, तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है बेटा, तो हमारा जो पेपर का जो सोल्यूशन है वो हो गया है। आई होप आपने सारे आंसर मैच कर लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।